हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो डिप्लोमा के पेपर को ध्यान में रख के हमने शुरुआत की है, तो उसी के संबंध में हम ये आज दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है फर्स्ट पेपर की ही फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हम पढ़ेंगे अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, क्षति, अक्षमता, विकलांगता, गतिविधि सीमा, हैबिलिटेशन और पुनर्वास के बारे में। तो हम यहाँ पे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के कॉन्सेप्ट, मीनिंग और परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था वो अच्छा लगा होगा और सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो क्षति है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब इम्पेयरमेंट का मीनिंग जानेंगे सबसे पहले। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं क्षति का अर्थ। शरीर रचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे व क्रियात्मकता में कमी एवं असमानता को क्षति कहा जा सकता है। कोई भी असमानता जो शारीरिक या मानसिक स्तर की होती है क्षति कहलाती है। यह अंग स्तर पर होती है। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट का क्या मीनिंग है कि कोई भी अगर हमारे मनोवैज्ञानिक ढांचे व क्रियात्मकता में कमी पाई जाती है या असामान्यता पाई जाती है तो उसको हम इम्पेयरमेंट कहेंगे। क्योंकि एक कोई भी नॉर्मल इंसान है वो बिल्कुल अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से देखें या क्रियात्मकता की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु जो डिसेबल पर्सन है या जिनमें इम्पेयरमेंट पाया जाएगा तो उनमें कोई ना कोई असामान्यता जरूर पाई जाएगी। और ये जो असामान्यता होती है ये शारीरिक या मानसिक स्तर की होती है। इसमें या तो आपको फिजिकली असामान्यता मिलेगी या मानसिक स्तर की, मतलब इंटेलेक्चुअली। तो और यह एक अंग स्तर की होती है, मतलब यह किसी भी आपके अंग स्तर पर होगी। उससे आगे अगर हम बात करें इम्पेयरमेंट की तो वो सिर्फ अंग स्तर पर ही हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें इम्पेयरमेंट का, तो आपको कहीं पे भी अगर आपकी उंगली पे चोट लग जाती है तो उस चोट को लगने के कारण जो आपके उंगली में असामान्यता हो जाती है तो उसको हम इम्पेयरमेंट बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को इम्पेयरमेंट का मीनिंग विद एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। आगे हम देखेंगे अक्षमता का अर्थ, मतलब डिसेबिलिटी का मीनिंग। क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी या परिवर्तन हो जाता है। जितनी उम्मीद एक सामान्य व्यक्ति से की जाती है जो किसी व्यक्ति की गतिविधियां, कार्य करने की क्षमता के परिणामों की ओर इशारा करती है। अक्षमता किसी कार्य को करने की सीमा या योग्यता में कमी है जिसके कारण सामान्य माने जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को उसी के तरीके से या क्रमवार न किया जा सके। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज ली है कि आप सभी को समझ आ जाए अच्छे से, और साथ के साथ हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर हम डिसेबिलिटी का मीनिंग देखें तो डिसेबिलिटी वो है जो इम्पेयरमेंट के बाद होती है। सबसे पहले आपको इम्पेयरमेंट होगा, उसके बाद ही डिसेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे बताया गया कि क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी या परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान अपना कार्य कर सकता है, तो जब किसी व्यक्ति को क्षति हो जाएगी तो क्षति वाला व्यक्ति उतने ही सामान्य तरीके से उस कार्य को नहीं कर सकता, तो उसके कार्य करने की क्षमता में या तो कोई कमी आ जाएगी या परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि पहले अगर जो एक नॉर्मल इंसान है वो जिस कार्य को बहुत कम टाइम में कर सकता है, वो ही एक क्षति वाला जिसको इम्पेयरमेंट होगा उस व्यक्ति को करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए या तो उनकी क्षमता में कमी हो जाती है या परिवर्तन हो जाता है। और जितनी उम्मीद एक सामान्य व्यक्ति से की जाती है
जो किसी व्यक्ति की गतिविधियों, कार्य करने की क्षमता के परिणामों की ओर इशारा करता है। मतलब हम है ना एक सामान्य व्यक्ति से हर प्रकार के कार्य करने की उम्मीद कर सकते हैं, पर जो इम्पेयरमेंट वाला पर्सन होगा या डिसेबिलिटी वाला पर्सन होगा उससे वो उम्मीद हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं हम कार्य करने की क्षमता से। तो जो कार्य करने की क्षमता इसके परिणामों की ओर इशारा करती है। अक्षमता किसी कार्य को करने की सीमा या योग्यता में कमी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर पा रहा तो उसकी सीमा या योग्यता में कमी को ही हम डिसेबिलिटी बोलेंगे, जिसके कारण सामान्य माने जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को उसी के तरीके से या क्रमवार न किया जा सके। मतलब जिस कार्य को एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है उसको एक डिसेबल पर्सन नहीं कर सकता उसी तरीके से जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे डिसेबल। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इम्पेयरमेंट में एग्जाम्पल था कि किसी की उंगली पे चोट लग जाना और उस चोट के कारण वो लिख नहीं पाता है, तो उसको हम बोलेंगे डिसेबिलिटी। चोट लगना क्या था? चोट लगना था इम्पेयरमेंट, और चोट लगने के कारण लिखने में बाधा आना वो होगा डिसेबिलिटी। उसके बाद हम जानेंगे विकलांगता का अर्थ। यहाँ पे हम हैंडीकैप का अर्थ जानेंगे। तो विकलांगता उस व्यक्ति की दशा को कहते हैं जो क्षति या अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम निभा पाता है। दूसरे शब्दों में विकलांगता वह हानि है जो किसी क्षेत्र के उपरांत व्यक्ति की आयु एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विकलांगता का क्या अर्थ है। जो विकलांगता हम उस व्यक्ति की उस दशा को कहेंगे जो इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले इम्पेयरमेंट होगा, फिर उस पर्सन में डिसेबिलिटी आएगी और उसके बाद फिर हैंडीकैप आएगी। तो ऐसे एक मतलब आप मान सकते हैं कि लेवल वाइज चलता है ये। जैसे मैंने बताया कि उंगली पे चोट लगना क्या था? इम्पेयरमेंट, उसके कारण लिख न पाना डिसेबिलिटी, और अब आप थर्ड स्टेज पे देखोगे कि उसके डिसेबिलिटी के कारण फिर उस पर्सन में विकलांगता आ जाती है। इसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम निभा पाता। जैसे हमने पढ़ा था कि इम्पेयरमेंट क्या था? शारीरिक एवं मानसिक स्तर की कमी थी। तो इसी तरह जो शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिका होती है, जितने अच्छे से एक सामान्य व्यक्ति निभा लेता है उतने अगर हम उसके बारे में तुलना करें तो विकलांग व्यक्ति उनको कम निभा पाता है। और दूसरे शब्दों में विकलांगता वह हानि है जो किसी क्षेत्र के उपरांत व्यक्ति की आयु एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। क्योंकि ये जो सोसाइटी है, जो इन्वायरमेंट है आसपास का, उसमें व्यक्ति उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता जितने अच्छे से एक सामान्य व्यक्ति कर लेता है। तो और ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैंने बताया था कि उंगली पे चोट लगना इम्पेयरमेंट थी, उसके कारण लिख न पाना तो अक्षमता होगी, और उस घाव के ज़्यादा बढ़ जाने के कारण आपकी उंगली का कट जाना उसको हम विकलांगता बोलेंगे, उसको हम हैंडीकैप बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और साथ में एग्जाम्पल भी। और एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी की कोई भी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पे चोट लगना क्या हुआ? इम्पेयरमेंट हुआ। और उस चोट लगने के कारण वो व्यक्ति जो मतलब पहले बहुत अच्छे से चल फिर रहा था, हिल डुल रहा था, उठ बैठ रहा था, तो वो अब उन चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे अगर चोट लगेगी तो उसके कारण उस व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना और तो उन सभी में मतलब फिर वहाँ पे डिसेबिलिटी आएगी कि वो व्यक्ति उतना अच्छे से नहीं चल पाएगा रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने के कारण, और उतना अच्छे से नहीं मतलब उठ बैठ पाएगा। और उसी वजह से व्यक्ति का बिल्कुल मतलब हम कहेंगे जब चोट बढ़ जाएगी तो उसके कारण व्यक्ति का बिल्कुल मतलब व्हीलचेयर का यूज करना, व्हीलचेयर के सहारे से चलना, तो उसको हम हैंडीकैप बोलेंगे, उसको हम विकलांगता बोलेंगे। तो अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी कि तीनों में आपको अंतर भी समझ आ गया होगा। परिभाषाएं हम देखेंगे। परिभाषाएं अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है 1976 में। उनके अनुसार इम्पेयरमेंट क्या है? क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना एवं प्रकटन
अथवा अंग या कार्यात्मक प्रणाली में असामान्यता का होना है। क्षति अंगी स्तर पर को संदर्भित करती है। तो जैसा हमने बताया कि जो क्षति है वो अंग के स्तर पर होती है और इसके कारण जो हमारी कार्य करने की क्षमता है या कार्य प्रणाली है उसमें असामान्यता हो जाती है। जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है जितने सामान्य तरीके से किसी काम को, अगर कोई इम्पेयरमेंट वाला व्यक्ति है तो उसको वो कार्य करने में असामान्यता आ जाती है। और डिसेबिलिटी है अक्षमता क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं कार्यात्मक प्रदर्शन को संदर्भित करती है। तो जो क्षति के कारण उत्पन्न होती है उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। ऊपर मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हैं। और जो डेफिनेशन होती है वो हमें एज इट इज़ याद करनी होती है, तो इनको मैंने समझा दिया है। अब डेफिनेशन में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इनको एज इट इज़ याद करना होता है। और यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बता रहे हैं और इससे आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इतना डिटेल में पेपर में लिखते हो तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके और आगे आपको ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करने वाली हैं चीज़ें। आगे हम हैंडीकैप के बारे में, अगर हैंडीकैप की परिभाषा देखें जो WHO ने दी थी, विकलांगता व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। ऐसे में व्यक्ति के आसपास अनुकूलित अंतःक्रिया किए जाने में कठिनाई होती है। तो आप देख सकते हो जो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के कारण होती है उसी को हम हैंडीकैप बोलते हैं। और ये जो व्यक्ति के आसपास का अनुकूलित अंतःक्रियाएं हैं उनको किए जाने में कठिनाई होने लगती है, महसूस होने लगती है व्यक्ति को। आगे हम अब पढ़ने वाले हैं ICIDH के जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है उनके अनुसार उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले हम इम्पेयरमेंट के बारे में देखेंगे। क्षति के परिप्रेक्ष्य में कोई भी मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्य जो कि मानसिक स्तर पर कार्य को प्रभावित करता है क्षति कहलाती है। क्षति में अंग स्थान विशेष चिन्हित होता है जो प्रभावित होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें बताई गई है कि जो मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, जो मानसिक स्तर है उसको प्रभावित करता है और उसी के कारण ये अंग के स्तर पर होती है जो जिसको हम क्षति बोलते हैं। उसके बाद अक्षमता की बात करें, डिसेबिलिटी की बात करें। डिसेबिलिटी के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति में कार्यात्मक असामान्यता आती है जो क्षति के कारण कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो इसमें भी कार्यात्मक जो असामान्यता आती है और ये क्षति के कारण होती है। आगे हम विकलांगता हैंडीकैप के बारे में जो ICIDH ने परिभाषा दी है उसको जानेंगे कि विकलांगता वह है जो अक्षमता के कारण किसी विशेष कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। प्रमुख रूप से विकलांगता व्यक्ति की सीमाएं उनकी अक्षमता के आधार पर तय करने से है। तो यहाँ पे जो विकलांगता है वो व्यक्ति की सीमाएं उनकी अक्षमता के आधार पर तय करता है। जितनी जैसे डिसेबिलिटी होगी उसकी, उसी के आधार पर उसकी जो सीमाएं होंगी। आगे हम देखने वाले हैं एक्टिविटी लिमिटेशन। तो अगर आप देखोगे इसके बारे में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे भी मटेरियल, फिर भी हम बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप पेपर में अच्छे से इसको लिख पाएँ। तो एक्टिविटी लिमिटेशन क्या होगा कि अगर आपको कोई भी इम्पेयरमेंट है, कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई भी हैंडीकैप है, तो उसके कारण आप किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर पाते तो उसी को हम एक्टिविटी लिमिटेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे गतिविधि सीमाएं किसी व्यक्ति को गतिविधियों या कार्य को निष्पादित करने में होने वाली कठिनाइयों को संदर्भित करती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें कोई भी गतिविधि करने में, किसी भी कार्य को निष्पादित करने में कोई भी कठिनाई हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिविटी लिमिटेशन। वो हमारी लिमिटेशन है कि हम उस गतिविधि को नहीं कर पा रहे। ये सीमाएं विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक या संवेदी दुर्बलताओं के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं। तो ये जो एक्टिविटी लिमिटेशन है ये कैसे होती है, ये शारीरिक, मानसिक या संवेदी दुर्बलताएं हैं तो उनके ही परिणाम स्वरूप हमें एक्टिविटी लिमिटेशन होता है। गतिविधि सीमाओं के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सभी चीज़ें आपको विद एग्जाम्पल समझाएं, तो इसीलिए मैंने आपको ऊपर भी इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिसेबिलिटी के एग्जाम्पल बताए और यहाँ पे हम एक्टिविटी लिमिटेशन के भी आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम गतिशीलता सीमाएं। अगर कोई भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है किसी को भी, या किसी को घुटनों पे चोट लग जाती है तो उनको क्या होगा, गतिशीलता में सीमाएं हो जाएंगी उनकी। तो उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, घुटनों में गंभीर गठिया वाले व्यक्ति को लंबी दूरी तक चलने या सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई हो सकती है। तो ये क्या हो गया, अगर किसी व्यक्ति को जो उसके घुटने हैं उनमें गठिया है
तो उसके कारण वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकता, ना ही सीढ़ियाँ चढ़ सकता। तो ये सीढ़ियाँ न चढ़ पाना क्या है, उस व्यक्ति की एक्टिविटी लिमिटेशन है कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है और लंबी दूरी नहीं चल सकता है। तो इससे ये एक्टिविटी लिमिटेशन हो गया उसका। दृष्टि दोष, उदाहरण, कोई व्यक्ति जो अंधा है या जिसकी दृष्टि कमज़ोर है, उसे बिना सहायता के मुद्रित सामग्री पढ़ने या अपरिचित वातावरण में नेविगेट करने में परेशानी हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति जिसको कम दिखाई देता है या जो ब्लाइंड है, तो उसको अगर हम बिना ब्रेल के पढ़ाएंगे या कोई भी जो भी उसके मतलब अपरिचित वातावरण है, जो भी उसकी जानकारी का नहीं है, तो उसमें उसको चलने फिरने के लिए कहेंगे तो उसमें उसको परेशानी होगी। तो वो क्या हुआ, उसका एक्टिविटी लिमिटेशन हुई उसकी। आगे हम पढ़ेंगे श्रवण दोष के बारे में, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। तो जो भी व्यक्ति हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं उनको महत्वपूर्ण श्रवण हानि वाले व्यक्ति को बातचीत का अनुसरण करना, विशेष रूप से शोर भरे वातावरण में या अलार्म और अन्य महत्वपूर्ण श्रवण संकेतों को सुनना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। तो जिस भी व्यक्ति को अच्छे से नहीं सुनता, तो उसको अगर हम किसी ज़्यादा शोर वाले वातावरण में छोड़ दें या कोई भी अलार्म है या कोई भी महत्वपूर्ण श्रवण संकेत है, तो वो सुनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो अगर उसके आसपास शोर बहुत ज़्यादा है और उसको कम सुनाई देता है। उसके बाद अगर हम बात करें संज्ञानात्मक सीमाएं की, तो जो अल्जाइमर रोग होता है, अल्जाइमर रोग जैसी संज्ञानात्मक हानि वाले व्यक्ति को निर्देश याद रखना, वित्त का प्रबंधन करने या योजना और संगठन की आवश्यकता वाले कार्यों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि जो भी अल्जाइमर वाला व्यक्ति होगा, उसको जो भी अगर हम कोई निर्देश देंगे तो उनको याद करना और वित्त का प्रबंधन करना और इनकी योजना और संगठन की आवश्यकता अगर है तो उनको करने में उसको कठिनाई होती है, क्योंकि वो जल्दी ही भूल जाता है चीज़ों को, तो इसलिए इनको याद रख पाना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। और जो भी स्पीच इम्पेयरमेंट वाले व्यक्ति होंगे, भाषण हानि वाले व्यक्ति होंगे, तो उनको जैसे स्ट्रोक होता है जो, तो स्ट्रोक से पीड़ित किसी व्यक्ति को वाचाघात का अनुभव हो सकता है, जिससे स्पष्ट रूप से बोलना या बोली जाने वाली भाषा को समझना मुश्किल हो सकता है, जो प्रभावी रूप से संवाद करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति स्ट्रोक से पीड़ित है, तो उसको अगर हम स्पष्ट रूप से उससे बोला नहीं जाएगा और जो भी अगर हम उसको बोल रहे हैं वो अच्छे से उसको समझ नहीं आएगा, तो इससे क्या है, उसका जो संवाद है उसकी क्षमता को सीमित कर देता है। तो इसको भी हम एक्टिविटी लिमिटेशन कहेंगे कि ये उसकी एक्टिविटी लिमिटेशन है। ये सीमाएं दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे कि सेवा देखभाल, काम, सामाजिक संपर्क और अवकाश गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। सहायक तकनीक, पर्यावरण संशोधन और व्यक्तिगत सहायता सहित विभिन्न सहायता तंत्र इन सीमाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो ये क्या, अगर किसी व्यक्ति की एक्टिविटी लिमिटेशन है, तो जो भी उसकी सेल्फ हेल्प स्किल है, जिसको हम एडीएल और जो एक्टिविटी इन डेली लिविंग है एडीएल बोलेंगे, और कोई भी अगर वो काम करता है और जो भी सामाजिक संपर्क है, तो इन सब गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति की जो एक्टिविटी हैं वो लिमिटेड हैं। इनको ठीक कैसे कर सकते हैं? इनको ठीक करने के लिए सहायक तकनीक है, पर्यावरण में संशोधन कर सकते हैं और व्यक्तिगत सहायता दे सकते हैं, और विभिन्न सहायता तंत्र के द्वारा इनकी सीमाओं को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि इनकी लिमिटेशन को कम से कम किया जा सके, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हर चीज़ तक अपनी पहुंच बना पाएँ। और इनको सहायक तकनीक दी जाती है, असिस्टिव डिवाइस, जिसके कारण ये अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। और जो भी आपके डिप्लोमा के साथी हैं या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मटेरियल है ये, तो उनके साथ भी आप सभी वीडियो ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके सभी जितने भी पेपर हैं सभी कंप्लीट करवाएं। और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे या जितने ज़्यादा लाइक करोगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और उसी आधार पे हमारा भी फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करने का मन करेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोशिश करेंगे कि तकरीबन आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएं हम, और बहुत अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएं।
तो आगे हम बात करने वाले हैं हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में। अभी तक बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने हैबिलिटेशन के बारे में नहीं सुना होगा, सिर्फ रिहैबिलिटेशन का पता होगा। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हैबिलिटेशन के बारे में भी। हैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए कौशल प्राप्त करने, बनाए रखने या सुधार करने में मदद करना है। बाल रोगियों के लिए हैबिलिटेटिव थेरेपी का उद्देश्य अक्सर एक बच्चे को मोटर कौशल विकसित करने में मदद करना होता है जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। तो हैबिलिटेशन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए जो भी कौशल होते हैं उनको प्राप्त करना, बनाए रखना और सुधार करने में मदद करता है। मतलब जो भी हमारी एक्टिविटी, डेली लिविंग एक्टिविटी होती है जिनको हम ADL बोलते हैं, और कोई भी डिसेबल पर्सन होता है, सबसे पहले हम उसको ADL के लिए ट्रेन करते हैं कि वो अपना खुद का ख्याल रख सके, जो भी उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटी है उनको खुद कर सके। तो हैबिलिटेशन में हम उनको जो भी उनके डेली लिविंग के एक्टिविटी होती हैं, जो भी कौशल होते हैं उनको प्राप्त करना और फिर उनको बनाए रखना, मतलब मेंटेन करना, और अगर वो कहीं पे कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो उसमें फिर सुधार करना। तो इन सब चीज़ों को करके इनमें मदद करते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे हैबिलिटेशन। तो अगर हम किसी बच्चे को कोई भी एक्टिविटी सिखा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बच्चा कितना उस एक्टिविटी को अचीव कर पा रहा है। जब 100% बच्चा अचीव कर लेता है उस एक्टिविटी को, फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि बच्चा डेली उस एक्टिविटी को दोहराए। अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण लें कि बच्चे को हमें ब्रश करना सिखाना है, तो ब्रश करना सिखाने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे को सिखाना होगा कि ब्रश कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर जब बच्चा सीख जाएगा ब्रश करना तो उसके बाद हमें फिर वो मेंटेन करके रखना। डेली हम उस बच्चे से वो एक्टिविटी करवाएंगे और उसको मेंटेन करके रखेंगे। और किसी दिन अगर बच्चा उसमें कोई मतलब कमी दर्शाता है तो उसको फिर दोबारा से बताएंगे और उसमें सुधार करवाएंगे कि अच्छे से हम कैसे ब्रश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हैबिलिटेशन में हम पहले किसी भी कौशल को प्राप्त करते हैं, फिर उसको बनाए रखते हैं, और कहीं पे भी अगर बच्चा कमी को दर्शाता है तो उसमें फिर सुधार करते हैं। तो और जो बाल रोगी हैं, बाल रोगियों के लिए हैबिलिटेटिव थेरेपी का उद्देश्य अक्सर एक बच्चे को मोटर कौशल विकसित करने में मदद करना होता है जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे मेन क्या है? उसके मोटर कौशल को जो डेवलप करना है। अगर कोई भी बच्चा अपने मोटर कौशल को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता तो उसको थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरे जीवन, किसी न किसी समस्या का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम हैबिलिटेटिव थेरेपी भी देते हैं बच्चों को कि वो अपने मोटर कौशल को अचीव कर सके और जो अब उसका जीवन है वो बहुत अच्छे से व्यतीत कर सके। यहाँ पे अगर हम उदाहरण लें, एक और उदाहरण के द्वारा समझाएं आपको, जो भी CP वाले बच्चे होते हैं, CP वाले बच्चों को बैठने का तरीका सीखने के लिए किसी भौतिक चिकित्सक की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि CP वाले बच्चे हैं वो अच्छे से बैठ नहीं सकते, तो इसके लिए हमें उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, उसको फिजियोथेरेपी दिलानी पड़ेगी, तभी वो बच्चा अच्छे से बैठ पाएगा। या किसी अन्य बच्चे को भाषण चिकित्सा, अगर किसी बच्चे को स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा और उसको जो जानने के लिए उनकी ध्वनियाँ कैसे बोली जाती हैं तो वो सिखानी पड़ेगी। सबसे पहले अगर बच्चे को ध्वनियों का ज्ञान ही नहीं होगा तो उसका स्पीच डेवलप नहीं हो पाएगा, तो उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा और उसकी ध्वनियों को डेवलप किया जाना पड़ेगा, उनके ध्वनियों के लिए उसको अवेयर किया जाना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि ये दोनों ऐसे कौशल हैं जिन्हें बच्चों ने अभी तक हासिल नहीं किया है। चिकित्सा का उद्देश्य हैबिलिटेशन है। और इसमें एक और आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि हैबिलिटेट हम उन्हीं बच्चों को कर पाएंगे जिन्होंने वो कौशल अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले बहुत अच्छे से चलते हैं, बोलते हैं, और कुछ टाइम बाद फिर उनमें मतलब बोलने की समस्या आ जाती है उनको, और चलने फिरने की, दौड़ने की समस्या आ जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम दूसरा जो प्रोसेस अपनाएंगे। बट अगर हम यहाँ पे हैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, हैबिलिटेशन में हम उन्हीं बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे जिन्होंने अभी तक अपने वो गोल अचीव नहीं किए, जैसे बोलना है, चलना है, बैठना है, उठना है, दौड़ना है। तो अगर एक छोटा बच्चा इन चीज़ों को नहीं कर पाता तभी हम उसको हैबिलिटेट करेंगे, हैबिलिटेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे। और आगे रिहैबिलिटेशन
के बारे में देखेंगे कि रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे पुनर्वास का तात्पर्य उन कौशलों, योग्यताओं या ज्ञान को पुनः प्राप्त करना है जो बीमारी, चोट या विकलांगता प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप खो गए हैं या समझौता कर लिया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हेबिलिटेशन में क्या था कि उस बच्चे ने वो गोल अभी तक अचीव किए ही नहीं है। अगर कोई बच्चा नहीं बोल पाया, उसको ध्वनियों का ज्ञान नहीं है, तो उसको सबसे पहले हम ध्वनियाँ सिखा रहे हैं कि कैसे बोली जाती है। बट यहाँ पे रिहेबिलिटेशन की बात करें, ये वाइस वर्सा है। उसमें जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे बच्चे ने बिल्कुल ही अचीव नहीं किया था अपना गोल, पर यहाँ पे बच्चे ने अपना गोल अचीव कर लिया। उसको बोलना भी आता है, वो चलने भी लग गया है, वो बैठने भी लग गया, परंतु उसको किसी बीमारी, चोट या विकलांगता के कारण उसने वो अपना जो कौशल था, योग्यता थी, वो ज्ञान था, वो उसका खो गया है या उससे समझौता कर लिया है। क्योंकि कोई भी चोट लग जाती है तो व्यक्ति मान लेता है कि अब मैं नहीं चल पाऊंगा या अब मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो उसको दोबारा से प्राप्त करवाना क्या हुआ, वो हुआ रिहेबिलिटेशन। तो बिल्कुल ही अगर बच्चे ने नहीं अचीव किया है तो क्या करेंगे, हम हेबिलिटेट करेंगे। और बच्चे ने अपना गोल अचीव कर लिया है, परंतु किसी बीमारी, चोट या विकलांगता के कारण उसने अपना वो खो दिया है, तो उसको क्या करेंगे, हम रिहेबिलिटेट करेंगे, मतलब उसको पुनर्वास करवाएंगे। यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखें कि एक 30 वर्ष का जो व्यक्ति है वो एक सक्रिय धावक है, एक चट्टान पर यात्रा करता है और उसके टखने को घायल कर देता है। जब चट्टान पे वो यात्रा कर रहा था तो उसके घुटने पे चोट लग जाती है। अपनी चोट के कारण यह आदमी लंगड़ा कर चलने या दौड़ने में असमर्थ है और पहले की तरह चलने और दौड़ने में सक्षम होने के लिए एक भौतिक चिकित्सक की मदद लेता है। मतलब जब उसको घुटने में समस्या आई तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया और पहले जैसा होने के लिए वो फिजियोथेरेपी लेने लगा। इस चिकित्सा का उद्देश्य पुनर्वास माना जाता है, जिसे इस व्यक्ति को खोए हुए कौशल को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मतलब क्या था कि अगर हम बात करें हेबिलिटेशन की, हेबिलिटेशन में क्या था कि वो बच्चा बैठने नहीं लगा था। अगर हम सीपी वाले बच्चे की बात करें, और बच्चे को जो स्पीच थी वो डेवलप नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हमने उसको हेबिलिटेट किया था। और यहाँ पे अगर हम रिहेबिलिटेशन की बात करें, वो चलने फिरने दौड़ने लग गया था, परंतु जब वो चट्टान पे यात्रा कर रहा था तो तब उसको चोट लग गई और उसके कारण वो लंगड़ाने लग गया। तो उसने भौतिक चिकित्सक जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका सहारा लिया और फिजियोथेरेपी के कारण उसने अपने आप को रिहेबिलिटेट करवाया और पुनः उस कौशल को प्राप्त करा। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और बिल्कुल बारीकी से हमने एक एक चीज़ें आपको समझाई हैं विद एग्जाम्पल। और साथियों, हमें आप सबके जो आप सबके कमेंट है और जो आप लाइक करते हो वीडियो को और शेयर करते हो, वही चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। तो इसलिए आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हमें आवश्यकता है कि आप सपोर्ट करें और उतना मोटिवेशन हमें मिले कि हम आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छे से ये कंप्लीट करवा सके। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, साथ में आप कमेंट भी किया कीजिए कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि आगे से हम उन चीज़ों में सुधार कर सकें। और वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू।